Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing really good and working really hard to achieve your goals. So students, let's move to the topic. हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 6 टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे थे. सो लास्ट टर्मिनोलॉजी जो हमने कंप्लीट की थी दैट वाज अपॉर्चुनिटीज. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज. सो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? पर्सनल सेलिंग. अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है? नाम क्या बता रहे हैं? दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं इसके अंदर. फर्स्ट वर्ड इज पर्सनल एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेलिंग. सो हम कोई सेल कर रही हैं चीज़, वो भी पर्सनली. सो पर्सनल सेलिंग में क्या है? हम पर्सनल लेवल पर अपनी सेल को मेंटेन करते हैं या सेल को करते हैं. सो पर्सनल सेलिंग में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ओरल. अब सपोज आपके पास बायर आया, अब आप उसको लिख लिख कर तो नहीं बताओगे. सो ओरल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इफेक्टिव इन द पर्सनल कम्युनिकेशन या पर्सनल सेलिंग. सो ओरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर्स, यानी कि जो बायर अभी आपका है नहीं लेकिन वो खरीदना चाहता है चीज़ें, तो उसके अंदर पोटेंशियल है. तो वो बायर कैसा होगा? आपका पोटेंशियल बायर. जब आप किसी पोटेंशियल बायर से मिलते हैं और उसको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, कैसे? आप उसको फोकस करेंगे चीज़ों के ऊपर कि ये चीज़ें आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, उसके अंदर क्या न्यू फीचर्स हैं, ये आपको कैसे हेल्प करेगा. जब ये सारी चीज़ें आप सामने वाले को समझाते हैं पर्सनल लेवल पर, तो आप ज़्यादा फोकस करते हैं बायर के ऊपर और बायर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है. बायर ज़्यादा परsuade होता है ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके. तो यानी कि पर्सनल सेलिंग में हमारा फोकस क्या होता है कि हम लोगों को सामने वाले बायर के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है ताकि बायर हम पर ट्रस्ट करे. जब वो हम पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है तो हम उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने स्टार्ट करते हैं और हमारा ओपिनियन सिर्फ एक होता है, क्या? टू क्लोज द सेल. मतलब हम जो भी बातें करते हैं उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं. अल्टीमेटली जब अपना प्रोडक्ट हमने बेच दिया तो हमारी पर्सनल सेलिंग क्या है? कंप्लीट हो जाती है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं. नेक्स्ट टर्म इज प्री एम्प्टिव प्राइसिंग. प्री एम्प्टिव प्राइसिंग क्या होता है? प्री एम्प्टिव प्राइसिंग, पहले तो प्री एम्प्टिव का मतलब समझ लेते हैं कि प्री एम्प्टिव क्या होता है. प्री एम्प्टिव का मतलब होता है कि प्रायोरिटी ओवर द अदर्स. अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो आपको दूसरों के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी. सो हमें प्राइसिंग कैसी फिक्स करनी है जिसमें आपको दूसरों से प्रायोरिटी मिले. आम भाषा में बोलूँ तो दूसरों से पहले अधिकार मिलना. तो दूसरों से पहला अधिकार कब मिलेगा? अब हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं. हम कोई प्रोडक्ट खरीदने गए मार्केट में, दुकानदार ने 3 प्रोडक्ट दिखा दिए, उसने बोला कि ये वाला सबसे सस्ता है. हम वो सबसे सस्ता वाला एक बार उठाकर जरूर देखेंगे, क्या पता उसमें भी सारे फीचर्स हों. सो प्री एम्प्टिव प्राइसिंग में क्या करते हैं? हम दूसरों के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ कम रखेंगे ताकि बायर सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो. सो प्री एम्प्टिव प्राइसिंग में क्या करते हैं? हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से होती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसा डिसाइड करेंगे? हाई के लो प्राइस डिसाइड करेंगे ताकि लोग हमारा प्रोडक्ट पहले खरीदें. जब हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तो दूसरे लोगों को क्या इंकरेजमेंट तो मिलेगा नहीं. सो वो डिस्करेज होंगे मार्केट से, या फिर नए लोग आने से पहले सोचेंगे कि क्या फ़ायदा इस मार्केट में जाने का, मार्जिन तो कुछ निकलता नहीं है, वो बंदा इतना सस्ता बेच रहा है कि उतना सस्ता हम बेच नहीं पाएंगे. सो इसका पर्पज़ क्या होता है? ताकि वो डिस्करेज करे या डेटर करे नए एंट्रेंट्स को मार्केट से, या कि नए एंट्रेंट आएंगे ही नहीं, आएंगे तो उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि वो चाह रहे थे. यानी कि वो एनकरेज नहीं होंगे, डिस्करेज ही होंगे, कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स कम होंगे. तो जब इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाते हो तो आप क्या करते हैं? आप प्री एम्प्टिव प्राइसिंग करते हैं. सो प्री एम्प्टिव प्राइसिंग के अंदर क्या होगा? आप अपने प्राइस को कम रखेंगे और प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में. ठीक है जी. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नेक्स्ट इज द प्राइस. अब प्राइस क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का जो भी दाम होता है वो प्राइस होता है. यानी कि कुछ फाइनेंशियल एक्सप्रेशन कि एक चीज़ आपको खरीदनी है तो कितने रुपए जेब से निकालने पड़ेंगे, वो प्राइस है. नेक्स्ट क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना. अब प्राइस में बड़ा भेदभाव होता है. एक सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर एरियाज में अलग अलग प्राइस पर बिक सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर बोतल है, वो आपको रेलवे स्टेशन पे अलग प्राइस की मिलेगी. अगर आप किसी शोरूम से परचेज करते हैं तो वो अलग प्राइस पर मिलेगी. आप किसी सिनेमा हॉल से परचेज करते हैं तो अलग प्राइस पे मिलेगी. यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को आप डिफरेंट प्राइजेस पे अगर बेचते हैं और वो जो कोई भी प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल होगा, सेम प्रोडक्ट होगा, तो जब सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पर बिके तो उस प्राइस पर क्या हो रही है? उस प्रोडक्ट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हर एक जगह पर अलग अलग मिल रहा है. या फिर ऐसा भी हो सकता है पर्टिकुलर एक ही सेलर हर कस्टमर को अलग अलग बेच रहा हो. तो जब हर कस्टमर को अलग अलग प्राइस पर चीज़ें बेची जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. यानी कि इस चीज़ का प्राइस फिक्स नहीं होता, डिफर कर सकता है अलग अलग कस्टमर ग्रुप के लिए. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when a firm charges a different price to a different group of consumer for an identical goods या services for reason not associated with the cost. यानी कि इसका cost से कोई लेना देना नहीं है,
सिर्फ मार्केट से लेना देना है कि किस मार्केट में ये प्रोडक्ट कितने का बिक सकता है, तो हम एज पर द कंज्यूमर ग्रुप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब आप डिमांड का टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स में अंकुर सर के साथ, तो अंकुर सर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड में क्या चेंज आता है, यानी कि डिमांड कैसे रिस्पॉन्सिव होती है। अगर आम भाषा में मैं बोलूँ, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे उसकी डिमांड को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पर एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शंस इन डेप्थ आप करना अंकुर सर के साथ। हम यहाँ पर बेसिक यानी कि जो एक्चुअल में होता है उन चीज़ों की बात करेंगे। सो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी? डिमांड हमेशा आपकी डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर प्राइस किसी चीज़ का धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो लोग उसे परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करती है? रिस्पॉन्सिवनेस बताती है कि डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी अगर आपके प्राइस में चेंज आता है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द प्राइस सेंसिटिविटी। नाउ प्राइस सेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस सेंसिटिव क्या कहता है कि कस्टमर कितना प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि मैंने किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, यानी कि प्राइस में क्या आया है? चेंज आया है। सो जब ये प्राइस में चेंज आया है तो मेरा कस्टमर किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो हो गया जी कस्टमर की प्राइस सेंसिटिविटी, यानी कि इस कस्टमर को प्राइस से कितना फर्क पड़ेगा वो डिपेंड करेगा उसका प्राइस सेंसिटिविटी। प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि कस्टमर पे कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि प्राइस बढ़े या घटे, उसको तो चाहिए ही चाहिए, तो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो प्राइस सेंसिटिविटी और प्राइस इलास्टिसिटी आपस में रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्राइस स्कीमिंग। अब स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग होता है सबसे पहले वो फुल क्वांटिटी में होता है या सबसे पहले वो अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, फिर धीरे 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 उसे डेरोगेट किया जाता है। जैसे कि जब हम मिल्क स्कीम करते हैं तो सबसे पहले मिल्क क्या होता है हमारा? फुल क्रीम होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है, फिर उसके बाद वो सिंगल टोन्ड आता है, फिर वो डबल टोन्ड आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मिल्क स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है, मिल्क को स्कीम किया जाता है। अब मैं इसमें क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? मैं बताना चाह रही हूँ कि पहले उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस होगा, जब फुल क्रीम होगा तो वो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ उसका प्राइस क्या हुआ? कम हुआ। तो मिल्क को स्कीम किया तो मिल्क की क्वालिटी को कम किया गया हमने। लेकिन अगर हम प्राइस को स्कीम करेंगे तो प्राइस को क्या करेंगे हम? सबसे पहले हाईएस्ट प्राइस से किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ था, फिर नेक्स्ट जब मार्केट में आया से उसका प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम हो गया, से 96 का आ गया। उसके बाद जब नेक्स्ट आया तो से 92 का आ गया। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस स्कीम हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है मार्केट में? जब मार्केट में फर्स्ट टाइम कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, तो उस समय उसका टेस्ट चल रहा होता है, तो वो कंपेरेटिवली कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। जब कोई भी चीज़ कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाएगी तो उसका प्राइस अप रहेगा, यानी कि प्राइस जो है उसका हाई रहेगा। सो यहाँ पर हाई प्राइस निकाल दिया हमने। अब धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लगेगा तो हम उसको रेगुलराइज कर देंगे। रेगुलराइज कर देंगे मतलब बहुत ज़्यादा बिकना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट में कमी आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्राइस स्कीमिंग। बेसिकली क्या आइडिया है ये कि जब भी कोई प्राइस नया कोई प्रोडक्ट नया आता है, यानी कि व्हेन एन इनोवेटिव या फिर मच इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड में उसका प्राइस कैसा रहेगा? हाई रहेगा। ऑल्दो बाद में धीरे धीरे वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यानी कि फर्स्ट हाई प्राइस, देन वो डिक्रीज होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा क्या? प्राइस स्कीमिंग। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि प्राइस स्कीमिंग में कैसा प्राइस होता है? हाई प्राइस होता है। एंड प्राइस प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग में कैसा प्राइस होता है? लो प्राइस होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस स्कीमिंग में हाई प्राइस और प्राइस प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग में लो प्राइस आपका डिसाइड होता है। कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीज़ों में। इसीलिए स्कीमिंग के लिए मैंने मिल्क का एग्जाम्पल लिया है जो आपको काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। चलिए नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं। चलिए जी, जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो क्या है? पब्लिसिटी। सो पब्लिसिटी के बारे में बात करते हैं। पब्लिसिटी क्या है?
पब्लिसिटी करना किसी चीज़ को, अपने आप को पब्लिक के अंदर मेंटेन करके रखना। अब पब्लिसिटी करते हो तो पब्लिसिटी सबसे पहले तो जो अपने आप होती है ना उसको पब्लिसिटी बोलते हैं। आप जो करोगे वो प्रमोशन करते हो, आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हो। तो पब्लिसिटी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप अपने आप से मार्केट में छा रहे हो, यानी कि मान लो आपके यहाँ पर आपकी किसी शॉप के सामने कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर कोई वारदात हो चुकी है और उसका मीडिया में कवरेज आ रहा है, तो पीछे आपकी शॉप अपने आप दिखने लग जाती है। अपनी शॉप जो अपने आप दिखती है तो वो क्या होती है, आपकी पब्लिसिटी होती है। या फिर आपके जो कस्टमर हैं वो खुद ही जाके मार्केट में आपका प्रमोशन करते हैं, खुद ही आपको बताते हैं। या फिर क्या किया, आपको मीडिया की कवरेज मिल रही है लेकिन आपने उस मीडिया कवरेज के लिए पे नहीं किया। जैसे कि मान लो हमारे एकेडमी के सामने लड़ाई होगी दो बंदों की, ठीक है। अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन आ गए, मीडिया वाले आ गए। अब जब मीडिया वाले वो रिकॉर्ड कर रहे थे ना उनकी लड़ाई, तो पीछे से जो है ना हमारी एकेडमी का बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। तो जब हमारी एकेडमी का बोर्ड क्लियर दिख रहा था तो हमारी एकेडमी की पब्लिसिटी तो हो रही थी, लेकिन हमने उन मीडिया वालों को उस रिकॉर्डिंग के लिए पे नहीं किया था। तो जब हमने उनको पे ही नहीं किया हमारी पब्लिसिटी करने के लिए, बट फिर भी वो हमारी एकेडमी का नाम बार बार दिखाए जा रहे जस्ट बिकॉज उनको वो लड़ाई दिखानी है, कवरेज दिखानी है उस लड़ाई की। सो उस तरह की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो गई है। यानी कि वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जो डिज़ाइन टू प्रमोट अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट बाय ऑब्टेनिंग मीडिया कवरेज नॉट पेड बाय द बिजनेस। यानी कि उस पर्टिकुलर कवरेज के लिए हम लोगों ने मीडिया को पे नहीं किया था। हो सकता है किसी अलग ट्रांजैक्शन के लिए पे कर दिया हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने मीडिया को पे नहीं किया था। उसके बाद भी अगर हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो बिजनेस है मार्केटाइज हो रहा है तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो हमारी पब्लिसिटी क्रिएट कर रहा है। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, अपनी सेल को प्रमोट करना है। अब आप चाहे कुछ भी तरीका अपना लो, आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लो, लेकिन अपनी सेल्स बढ़नी चाहिए, सेल्स प्रमोट होनी चाहिए। अब सेल्स कैसे प्रमोट हो सकती है, चाहे आप पब्लिसिटी कराओ, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट दो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाओ, चाहे आप पीआर स्ट्रॉन्ग करो। अपना पीआर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तब होते हैं जब आप पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हो, पब्लिक को बेनिफिट्स देते हो, या फिर पब्लिक के लिए कोई नई नई ऑर्गेनाइजेशंस अरेंज कराते हो। मान लो आपने कोई एग्जीबिशंस करा लिया, तो इससे आप क्या करते हो, अपना पीआर स्ट्रॉन्ग करते हो, बेसिकली अपने पब्लिक से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हो। या फिर कोई कंपटीशन रख लिया आपने, अब उस कंपटीशन में आप प्राइज़ दोगे, तो जनरली जब हम प्राइज़ देते हैं और हमने कंपटीशन अरेंज किया होता है तो हमारा इकलौता मकसद क्या होता है, हमें पब्लिसिटी करनी है। जब हम वो पब्लिसिटी करते हैं तो अपने प्रोडक्ट का कवरेज वहाँ पर ज़रूर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कोई कंपटीशन सेट करके भी अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर लिया। तो मार्केटाइज किया तो सेल्स प्रमोशन बढ़ गई। सबसे बढ़िया तरीका है डिस्काउंट निकाल दो। अब हम लोग ह्यूमन नेचर है, जैसे ही डिस्काउंट दिखता है भागे चले जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या बांट रहा है वो फ्री में। सो डिस्काउंट निकाल दिया, 20% 30% डिस्काउंट, यानी कि टेम्प्रेरी प्राइस रिडक्शन कर लिया, तो भी आपकी सेल क्या होगी, प्रमोट होगी। एक तरीका जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, डोर टू डोर कॉलिंग या टेलीफोन सेलिंग। अब आपके पास इतने सारे टेलीफोन्स आते हैं, जब ये बैंक वालों को टारगेट मिलते हैं, ये अपने टेलीकॉलर्स को टारगेट दे देते हैं कि इतने कार्ड तुम्हें बेचने हैं, तो फटाफट फ़ोन मिलाते हैं। दिन में 10 फ़ोन तो आपको बचते ही होंगे कि सर क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी टेलीफोन सेलिंग करते हैं, ठीक है। या फिर पर्सनल लेटर्स दे दिए, जैसे कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं से ज्वेलरी खरीद के लाए या कहीं से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाए, अगर वो आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाती हैं तो उसमें आपका नंबर नोट करवाते हैं, आपसे कुछ स्पेशल डेट्स नोट करवाते हैं, तो उन स्पेशल डेट्स पे आपको पर्टिकुलर लेटर दिया जाता है, ईमेल कर देते हैं या आपको मैसेज कर देते हैं कि सर इतने % डिस्काउंट आपको मिलेगा। बर्थडे विश के बदले में वो डिस्काउंट, यानी कि बोलते हैं कि हमारे यहाँ से आके शॉपिंग करके जाओ। सो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे उद्देश्य जिनको शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है या शॉर्ट टर्म में जिनको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो शॉर्ट टर्म होता है हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स जो 1 साल के अंदर कंप्लीट किए जाए, यानी कि इनको एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर द एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, यूजुअली 1 ईयर ऑब्जेक्टिव, समटाइम्स नोन एज द एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। सो इसमें क्या होता है कि जब हमने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम 5 साल का प्लान इकट्ठा बना लें, पता नहीं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, तो इस लॉन्ग टर्म को हम छोटे छोटे 5 टुकड़ों में बांट लेंगे, ठीक है।
अब जब इस छोटे छोटे 5 टुकड़ों में बांटे हैं तो पॉसिबल है कि ये एक एक टुकड़ा हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जब इजीली हैंडल करेंगे तो यानी कि 5 टुकड़े अगर मिला दिए जाएं तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। सो दे ऑफन कोइंसाइड विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, दे यूजुअली इंडिकेट द स्पीड एट विच मैनेजमेंट वांट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोग्रेस। अब क्या बोल गया ये कहता है कि मुझे ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है और मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लगाया कि मुझे 5 साल में कंप्लीट करना है। तो आप 5 सालों के छोटे छोटे प्लान्स बना लो, जिससे क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है अपनी स्पीड को देख सकती है कि हमारा टाइम जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम में अचीव किया जा सकता है। तो जितने टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट अचीव किया जा सकता है उस टाइम को कवरेज देने के लिए या फिर उस टाइम को नोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। यानी कि इस एक प्लान में देख लेंगे कि हमारी स्पीड क्या चल रही है, क्या इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को एस्टिमेटेड टाइम के अंदर अचीव किया जा सकता है। इफ़ येस तो वेल एंड गुड, नहीं तो करेक्टिव मेजर्स उठाओ। और अगर करेक्टिव मेजर्स उठाने से भी टाइम नहीं बदल रहा, यानी कि आपका चेंज नहीं हो रहा, तो अपने थोड़े से प्लान में चेंज करो। तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे तो +1 +2 का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा वरना। सो समझ में आया शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैं आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि अगर आपने एनुअल अचीव कर लिए तो आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। सो जितने सालों के लिए आपने टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उतने सालों का ही आपका टाइम पीरियड चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर की डेफिनेशन वही है जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हुए की थी। चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, स्टेक मतलब क्या होता है, स्टेक मतलब होता है इंटरेस्ट। अब स्टेक होल्डर क्या है, इंटरेस्ट होल्डर, यानी कि जिसका भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट छुपा हुआ है वो इंटरेस्ट कहलाएगा। उस इंटरेस्ट के फैक्टर की वजह से सामने वाला पर्सन कहलाएगा आपका स्टेक होल्डर। अब कंपनी की जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, उनका तो पैसा ही लगा है तो उनका तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। कंपनी के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, उनकी सैलरी आपके बिजनेस में छुपी हुई है, यानी कि जब तक आपका बिजनेस है उनको सैलरी मिलती रहेगी, तो एम्प्लॉयज़ का भी इंटरेस्ट छुपा है। कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करके प्रोडक्ट परचेज करता है तो कस्टमर का भी इंटरेस्ट छुपा है आपके बिजनेस में। अब बिजनेस सोसाइटी में करते हो, सोसाइटी को हैंडल करने का काम गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट छुपा है। जितना पैसा आप कमाओगे उसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ले जाएगी टैक्स के नाम पे, तो गवर्नमेंट का भी छुपा है, सोसाइटी का भी छुपा है। तो काफ़ी सारे लोग जो किसी भी तरह से बिजनेस से रिलेट करते हैं उन सब का इंटरेस्ट बिजनेस में लगा होता है और उन सबको क्या बोला जाता है, स्टेक होल्डर बोला जाता है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ। हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग क्या है, अब आप किसी एरिया को टारगेट करोगे, यानी कि जब आप मार्केटिंग करते हो किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट करने के लिए, उस टाइम आप क्या करते हो, मार्केटिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था एक टॉपिक मार्केट सेगमेंटेशन के नाम से। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या किया आपने, मार्केट के टुकड़े डिसाइड कर लिए कि मेरा कंज्यूमर ग्रुप कौन सा है। अब आपने वहाँ डिसाइड कर लिया अपना कंज्यूमर ग्रुप कि आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है जी, आपका फोकस एरिया आपको मिल गया। अब उस फोकस एरिया करोगे क्या, बस रिकॉग्नाइज करके छोड़ दो, नहीं, उसके अंदर मार्केटाइज करो अपने प्रोडक्ट को। वहाँ पर ज़्यादा फोकस लगा के अपने प्रोडक्ट को जब आप मार्केटाइज करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप टारगेट मार्केटिंग करेंगे। सो रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जहाँ पर वो कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं जो आपको चाहिए। से हमने बोला था कि अगर हम बेबी फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसी एरिया में ज़्यादा मार्केटाइज करेंगे ना जहाँ पर बेबीज़ का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। उस एरिया में क्यों जाएंगे जहाँ बेबी प्रोडक्ट की सेल ही नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोगों को कोई फीमेल रिलेटेड चीज़ें बेचनी है तो जहाँ पर उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है वहाँ बेचेंगे। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो महंगा है तो हम रिच एरिया में जाएंगे। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो चीपर है, सस्ता है, तो हम पुअर एरियाज़ में ज़्यादा जाएंगे। तो हमने अपने अपने एरियाज़ यानी कि अपना अपना सेगमेंटेशन डिसाइड कर लिया। पर्टिकुलर सेगमेंट को बताओ तो सही मेरा प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है आपके लिए, आपको कैसे हेल्प करेगा, उन्हें पता चलेगा, उन्हें अच्छा लगेगा, तभी तो परचेज़ करेंगे, वरना क्यों परचेज़ करेंगे। सो टारगेट मार्केटिंग हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट को आपके मार्केट सेगमेंट तक मार्केटाइज करने में। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज टेली मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग जो टेली द्वारा हो, टेली मतलब फ़ोन द्वारा हो। अब फ़ोन पे आप कस्टमर को बताते रहो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वैसा है, आपको परचेज़ करना चाहिए, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो सिर्फ चीज़ें करते हैं आप टेलीफोन के द्वारा करते हैं। तो टेलीफोन के अकॉर्डिंग की गई मार्केट इज़ अ टेलीफोन मार्केट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ द टेस्ट मार्केटिंग।
टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है? ऐसी मार्केटिंग जो टेस्ट करने के लिए बनाई जाए। अब जनरली टेस्ट क्यों करते हैं? हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया, मान लो नया प्रोडक्ट बनाया है, अब हमें पता नहीं कि मार्केट में इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, तो या तो हम भाई बहुत बल्क में सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग करके रख ले और उसके बाद बाय चांस प्रोडक्ट नहीं बिका तो सर पटक के बैठे रहो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे मार्केट को चेक। कैसे चेक करेंगे? अपने प्रोडक्ट के छोटे छोटे शैशे बनाओ, सैंपल साइज बना लो, सैंपल बांट दो फ्री में। तो उसमें क्या किया आपने मार्केट में अपने सैंपल्स बांटे या बहुत ही छोटे छोटे यानी कि 1-1 2-2 रुपए के पाउच बनाए, शैशे बनाए, वो बेच दिया आपने मार्केट में। तो कस्टमर्स के रिएक्शंस पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे? कई तरीके होते हैं इसके। या तो आप फीडबैक लो, अपने सर्वेयर्स को घुमा दो मार्केट में, सो वो आपको सर्वे लाकर बता देंगे कि प्रोडक्ट का रिएक्शन कैसा आया। दूसरा, आपने जब सैंपल बांटे होंगे लोगों को और अगर लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा तो लोग जाकर डिमांड रेज करेंगे मार्केट में। सो उन्होंने अपने दुकान वाले को बोला भैया वो प्रोडक्ट ला कर देना, भैया ने किसको बोला? होलसेलर को बोला, एजेंसी को बोला, एजेंसी किसको बोलेगी? कंपनी को बोलेगी। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास क्या हो गया? कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई मेरे कस्टमर को मेरा माल पसंद आया कि नहीं आया। डिमांड रेज नहीं हुई तो मतलब वो प्रोडक्ट फेल हो चुका है। ठीक है। सो ये वाला जो टेस्ट मार्केटिंग है जनरली डील करता है विद द मार्केट एंट्री कॉन्सेप्ट। हम लोग मार्केट एंट्री कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। सो मार्केट एंट्री किसी प्रोडक्ट को करवानी है तो उस प्रोडक्ट का मार्केट रिसर्च भी किया जा सकता है और टेस्ट मार्केट भी। मार्केट रिसर्च में क्या किया था? हमने लोगों की नीड को ढूंढा था कि कौन सी ऐसी नीड है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। ढूंढ लिया, प्रोडक्ट बना लिया। अब जरूरी थोड़ी जो प्रोडक्ट बनाया लोगों को पसंद आएगा। चेक कर लिया टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू। अब उन्हें पसंद आ गया तो आप अपने प्रोडक्ट की मुंह दिखाई करवा दीजिए, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करवा दीजिए, यानी कि उस प्रोडक्ट की मार्केट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थ्रेट। थ्रेट हम कर चुके हैं। उसके बाद एक है वीकनेस। वीकनेस भी हम कर चुके हैं। बचा क्या? बचा हमारा यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। अब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस क्या है? एक बात तो क्लियर है, कोई भी चीज़ होगी तो वो सेलिंग से रिलेटेड है। प्रपोजिशंस है मतलब हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है। अब वो यूनिक भी है, यानी कि कोई और प्रोडक्ट उसका बेनिफिट नहीं कमा सकता। से आपके एप्पल के प्रोडक्ट्स, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्वालिफिकेशंस है या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी फीचर्स है वो सिर्फ आपको एप्पल में मिलते हैं, किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलते। तो उन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कमाया हुआ है, बनाया हुआ है, अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, सब चीज़ें अपनी खुद की हैं। सो इसका बेनिफिट कोई और प्रोडक्ट आपका नहीं उठा सकता। सो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन में क्या करते हैं? हम कस्टमर को एक ऐसा बेनिफिट देते हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही मिल सकता है, किसी और प्रोडक्ट से आपको नहीं मिल सकता। दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम इट। क्लियर? चलिए जी। सो पार्ट 2 आपका खत्म हो चुका है थर्ड टर्मिनोलॉजीज का। सो पार्ट 2 के साथ आपका ये टर्मिनोलॉजीज खत्म। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जो भी डाउट है वो मुझसे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।